नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में, जिसमें हम लोग देखेंगे Y2K समस्या चर्चा में क्यों आई, अम्फन चक्रवात, इवेंट बोट, साथ में कुछ और भी मुद्दे हैं जो आपके परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। उससे पहले हम लोग जो पिछले वीडियो के प्रश्न थे उसके उत्तर आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे लिखे हुए हैं, और वीडियो को रोक करके आप इसको देख लेना। देखते हैं भाई Y2K समस्या क्या है। Y2K यहाँ पे पहले इसका मतलब समझते हैं। Y से यहाँ पे मतलब है ईयर, ठीक है, साल वाला। और 2K जैसे नहीं आप देखते होंगे 1K, 2K, 3K, 4K, तो K बेसिकली यहाँ पे लिया गया है हज़ार से, यानी कि K का मतलब हज़ार होता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो मतलब होता है ईयर 2000, यानी कि साल 2000। ठीक है क्या ये? आपको पता है कि जैसे ही पूरा विश्व 20वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहा था, वहीं पे एक बहुत बड़ी समस्या निकल के आई कंप्यूटर को लेकर के। ये एक प्रकार की कंप्यूटर बग यानी कि अशुद्धि है। देखो, एक बग होता है, एक सुपर बग होता है, ठीक है। जो बग होता है वो कंप्यूटर का अशुद्धि, कंप्यूटर में अशुद्धि होती है, और जो सुपर बग होता है एक बैक्टीरिया होता है। जो सुपर बग है आपका वो समंदर में पाया जाता है। जो जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर जा रहा है समंदर में, उस कंटेनर से तेल निकल गया और समुद्र में गिर गया, तो उस तेल को खाने वाला जो बैक्टीरिया है उसको सुपर बग बोलते हैं, ठीक है। दोनों को मिक्स मत करिए, दोनों अलग अलग हैं। ये बग क्या हुआ? कंप्यूटर की अशुद्धि। सुपर बग क्या हुआ? बैक्टीरिया हुई जो आपका समुद्र की सतह पे बिखरा हुआ तेल को ख़त्म करती है। तो देखते हैं क्या हुआ। जो ये अशुद्धि है इसके बारे में सबसे पहले 1993 में एक पत्रिका में इसके बारे में ध्यान दिया गया कि भाई जैसे ही कंप्यूटर समझ नहीं पाएंगे तो आगे क्या होगा। अभी हम समझाएंगे आपको किस तरीके से ये इसमें प्रॉब्लम आई थी कंप्यूटरों में। तो देखते हैं, पहले इसको समझ ही लेते हैं, बाद में इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर की जब प्रोग्रामिंग होती है तो उसमें बहुत सारा स्पेस लगता है, बहुत स्पेस उसमें ज़रूरत होती है। तो इंजीनियर क्या करते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, थोड़ा सा स्पेस बचाने के लिए तो जो डिजिट होते हैं या कुछ भी वहाँ पे लिख रहे तो उनको कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक डेट लिख रहा हूँ कि 10/12/1998, ठीक है, ये मान लो लिख दिया गया। अब इसी को कम करना है तो क्या लिख सकते हैं? 10/12/98, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 डिजिट यानी कि 1 और 9 कम हो गया ना, तो इससे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में बहुत ही स्पेस बच जाएगा। अब उस समय यानी कि 1901 से लेकर के 1999 तक सब यही चल रहा था ना। तो हुआ क्या, प्रॉब्लम ये आने वाली थी कि 1900 यानी कि हम लोग 2000 में प्रवेश करने वाले थे, पूरा विश्व 2000 में प्रवेश करने वाला था। अब इसको लिखने के लिए जैसे मान लो तारीख क्या लिखनी है, 1 जनवरी 2000, तो ऐसे हो जाएगा ना। यानी कि इसको हम इस तरीके से लिखें जैसे 1 जनवरी 2000, ठीक है। अब कंप्यूटर में ये चीज़ तो फीड ही नहीं की गई, तो कंप्यूटर क्या समझेगा कि हम कहाँ पे हैं, 1900 में चले गए। उस कंप्यूटर ये समझेगा, क्योंकि 2000 यानी 20वीं शताब्दी की प्रोग्रामिंग जो है कंप्यूटर में हुई नहीं थी भाई, तो कैसे समझता वो। तो क्या इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, चाहे वो बैंकों का हो, चाहे वो किसी भी शोध संस्थान में हो, किसी भी जगह हो, कोई रिसर्च सेंटर हो, तो इतनी भयंकर ये प्रॉब्लम आने वाली थी। इसको एकदम ये समझ ली कि उस समय का बहुत हाईलाइट मुद्दा था ये। इसीलिए इसका जो जिक्र किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को अपने संबोधन में किया था कि जिस तरीके से Y2 की समस्या का समाधान हमारे इंजीनियरों ने किया था, उसी प्रकार से कोरोना का भी समाधान होगा। तो फिर से कहीं ना कहीं चर्चा में आता है ये। अब इसके लिए क्या किया गया, जितने भी संस्थान थे जहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित काम हो रहे थे, वहाँ पे उनके क्या किया, इंजीनियर लग गए और उसको डिकोड करने लगे कि भाई कंप्यूटर के दिमाग में बैठाना है। अब मान लो बैंक में कोई कंप्यूटर लगा है, ठीक है। अब उसको 1999 के बाद में अगर मान लो जनवरी को ये डेट लिखना है तो क्या करेगा वो, ये उसको 1900 समझ लेगा और पूरे 100 साल वो पीछे आ जाएगा भाई। 2000 में नहीं जाएगा, वो 1900 में आ जाएगा। यानी कि 100 साल का ब्याज उसका लॉस, या फिर जो भी अकाउंट बैलेंस कुछ तरीके से पूरा ध्वस्त एकदम। तो ये उस समय की बहुत बड़ी समस्या थी, और इसके लिए इसको सही करने के लिए क्या हुआ, $600 बिलियन खर्च करने पड़े। साथ में इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, क्योंकि जानते हो आज के ज़माने में हर घर में आपको इंजीनियर मिलेगा। और इसी दौरान जो है हैदराबाद और बेंगलुरु सिटी में IIT हब के रूप में स्थापित किए गए थे। तो ये समस्या याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि Y2K क्या है, हो सकता है अभी फिर से हाईलाइट में आ गया तो ये पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको कहीं ना कहीं इसकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अम्फन चक्रवात, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कोरोना वायरस में तूफान भी आ रहा है, चक्रवात भी आ रहे हैं, ठीक है।
तो इसका जो मूल है वो बंगाल की खाड़ी में समुद्री हवाएं, देखो चक्रवात क्या होता है, अगर समुद्री हवाओं की जो चाल है 62 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा हो जाए तो वो चक्रवात बन जाता है। ठीक है, जो इसका मूल है वो कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में है। अब इसके लिए चेतावनी किसने जारी की, भारतीय मौसम विभाग ने। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यह जो आपका अम्फन चक्रवात है 19 मई को कहाँ पे टकराएगा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये भाई आपको नाम जो है याद रखने हैं कि अम्फन चक्रवात से प्रभावित होने वाले राज्य कौन है, एक तो उड़ीसा है, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल है। अब देखते हैं भाई ये जो नाम की पद्धति है, क्योंकि हर साल आप देखो तितली है, हुदहुद है, ये नाम कैसे होते हैं, जरा इनके बारे में चर्चा करते हैं। जो इसके नाम के बारे में एक संस्था है वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतर्गत क्या किया कि जो हिंद महासागर है इसके आसपास के जितने भी देश हैं, यानी कि 8 देशों का एक समूह बना दिया गया। ठीक है, तो उसमें कहा गया कि भाई आप लोग अपने अपने 8 देशों से कहा कि आप लोग क्या करो, अपने अपने हिसाब से नाम सोचो और एक लिस्ट बना दो। तो इसी के चलते 2004 में क्या किया, सभी देशों ने 8 नाम दिए और सूची को प्रकाशित कर दिया गया। ठीक है, और 8 नाम के हिसाब से कितने नाम हो गए उसमें, 64 नाम हो गए, यानी 2004 से 2020 तक। अब समझ लो जो अम्फन आपका है, अम्फन इस सूची का अंतिम नाम था। ठीक, अब सोचोगे भाई अगर अगली बार तूफान चक्रवात आएगा तो क्या नाम दिया जाएगा, उसका भी जुगाड़ किया है इन लोगों ने। उसके लिए फिर से क्या किया गया, देखो पहले 8 देश थे, बाद में इसमें खाड़ी के देश जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब ले लीजिए, ये 5 देश और शामिल हो गए। तो अब कितने देश हो गए, अब इस सूची में 13 देश हो गए। फिर से इन लोगों ने क्या किया है, अप्रैल में एक सूची जारी की थी, फिर से कुछ नामों की सूची जारी की। अब इसके बाद में जो अगला कोई चक्रवात आता है तो इसका नाम क्या होगा, निसर्ग होगा। फिर उसके बाद कोई अगर आता है चक्रवात तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम गति होगा। और गति जो है ये भारत के द्वारा दिया गया। तो बारी बारी से हर देश का नंबर आता है भाई कि किस देश का उस लिस्ट में नंबर आया है जिसका वो नाम दिया जाए। और जरा हम इसका मैप देखते हैं। ये देखिए जो चक्रवात का यहाँ पे कहाँ पे उठ रहा है, ये लोकेशन है। यहाँ से इस तरीके से, ये बेसिकली क्या होता है, लो प्रेशर जोन से बनता है ये। तो इस तरीके से उठेगा और घूमते 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 ये टकराएगा जा करके। यहाँ पे आपका उड़ीसा है और ये आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरीके से ये पश्चिम बंगाल है और ये आपका उड़ीसा है। जो लाल वाला है ये वाला पार्ट ये उड़ीसा का है और ये वाला आपका पश्चिम बंगाल जो ऊपर तक चोंच तक गया है। ठीक है, दार्जिलिंग वाला पार्ट। तो यहाँ से आप वीडियो को रोक करके चाहो स्क्रीनशॉट ले लो या देख सकते हो। अगला आता है इवेन बोट। इवेन बोट क्या है, बहुत चर्चा में है भाई, और आप भी इससे बच के रहना। देखते हैं क्या है, एक प्रकार का ये मेलवेयर है, वायरस भी मान सकते हो इसको। मेलवेयर है जो एंड्रॉयड फ़ोन के उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी चुराता है। अब भाई वित्तीय जानकारी का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका पेटीएम पासवर्ड हो गया, उसकी आईडी हो गई, फ़ोन पे हुआ, गूगल पे हुआ, बहुत जितने भी ट्रांजैक्शन के एप्लीकेशन होते हैं उनके बारे में जो है ये जितनी भी सूचनाएं वो चोरी करता है। जिसकी चेतावनी किसने जारी की है, CERT ने। और CERT क्या है भाई, CERT का पूरा नाम आपका लिखा हुआ है नीचे, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ठीक है, ये भारत सरकार के अंदर एक संस्था है जो काम करती है साइबर क्राइम को लेकर के अवेयर कराने के लिए। ठीक है, अगला क्या है यहाँ पे पॉइंट, यह जो मालवेयर है 200 से अधिक वित्तीय एप्लीकेशन को प्रभावित करने में सक्षम। भाई लगभग भारत में जितने भी चल रहे होंगे एप्लीकेशन, चाहे हम पेटीएम की बात करें, चाहे फ़ोनपे की बात करें, चाहे हम SBI बडी की बात करें, PNB का ऐप बात करें, कुछ भी आप देख लो तो कहीं ना कहीं सब इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगे। तो अपना जो पासवर्ड वगैरह है आप सिक्योरिटी टाइट कर लेना इसके लिए। ठीक है, क्योंकि इवेन बोट आ गया। तो इवेन बोट क्या है, एक प्रकार का मेलवेयर है जो एंड्रॉयड फ़ोन में आपकी व्यक्तिगत जानकारी चुराता है। हाँ, ये देखिए आपका संविधान का, बोलेगे सर ये संविधान का करंट में क्या काम है भाई, इसीलिए आप इस यहाँ पे रखा है। अगर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा आज या कल की, ठीक है 2 दिन पहले की, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िला, ठीक है गाजीपुर ज़िला कहाँ है, पूर्वी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आप मैप में इसको देख लेना। गाजीपुर ज़िले में के प्रशासन ने क्या किया है कि भाई जब अजान होगी तब लाउड स्पीकर यूज नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है इसको, पूरे भारत में, लेकिन उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है। अब फिर इन अनुच्छेदों का क्या काम है इसमें, काम है भाई अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत यानी कि पहले खंड में बोलने की स्वतंत्रता है, जिसको प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं। साथ में 25(1) का क्या है, 25(1) में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कोई भी ये लोग निकल के आते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग, तो भाई बोलेंगे आप हमारे अनुच्छेद 19 फर्स्ट और 25 फर्स्ट का उल्लंघन कर रहे हो।
ठीक है। लेकिन इसमें ये कहीं नहीं कहा गया 19(1) में कि आप बोलने के लिए किसी एम्पलीफायर का प्रयोग करो, ठीक है। आपको 25 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता दी जा रही है, अब भाई नमाज पढ़ो, लेकिन उसके लिए आपको लाउड स्पीकर प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए चर्चा में आए, तो इनको भी याद रखना है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ से हो जाते हैं। अगला न्यूज में आता है टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, यहाँ से बस आप समझिए थोड़ा सा, कोई भी व्यक्ति जो योग्य है वो 3 साल के लिए आपकी सेना ज्वाइन कर सकता है। अगर वो सक्षम है, फिटनेस है, उसका मेडिकल सब कुछ ठीक ठाक है, तो 3 साल के लिए वो सैनिक बन सकता है, चाहे ऑफिसर रैंक पे हो या सैनिक लेवल पे हो, तो बन सकता है वहाँ पे, ठीक है। साथ में क्या है, वर्ष इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह सेना का बजट कम करना है, यानी कि सेना में जो भी पैसा खर्च हो रहा है उसमें कम करना, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि वर्तमान में जो सेना का बजट है 28% उसका, यानी कि MOD के बजट का 28% पेंशन के रूप में जाता है। अगर हम इसमें सैलरी भी मिला दें तो 50% के आसपास टोटल जितना भी रक्षा मंत्रालय को बजट मिलता है 50% के आसपास सैलरी और पेंशन में जाता है। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए ये चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। बस लास्ट में आज के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कोलन इन्फेक्शन शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। सेकंड है, हाल ही में इसरो द्वारा भारत के किस राज्य में मानव अंतरिक्ष यान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। कहता है भारत का पहला बैंक जो पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से भारतीयों के द्वारा संचालित किया गया, ठीक है। अगला है, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए सबसे अच्छा मानक क्या है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किन भारतीयों को दिया गया, ठीक है। इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।